जब भी कोई हाउसवाइफ कुछ करने के लिए निकलती है ना, सबसे बड़ा बंधन उसकी अपनी फैमिली बनती है। अर्धनारीश्वर को देखा आपने, भगवान शिव के उस रूप, उसका सिंपल सा मतलब क्या है, आपके अंदर भी अर्धनारीश्वर है, मेरे अंदर भी। सिक्स सेंस जो आपकी वीक होती है वो किस लिए होती है कि आप अपनी एनर्जी को जो है ये डिसबैलेंस करो। अगर आप मेल एनर्जी को ज्यादा अपने अंदर एनहेंस कर दो, लॉजिकल ज्यादा हो जाओ, प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाओ, और अगर आपने फीमेल एनर्जी को ज्यादा एनहेंस कर दिया तो इमोशनल ज्यादा हो जाओगे, हर चीज को दिल से सीखोगे। अच्छा, हम कर्म शुद्धि से पहले मुझे ऐसा लगता है कि चित्त शुद्धि पर भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि हम कैसे एक अच्छे कैंडिडेट बने, हम यूनिवर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे चित्त शुद्धि या मन साफ की जो बात आती है ना, बाय डिफॉल्ट वो लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रॉमा से निकलते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ का हो। हिंदू माइथोलॉजी में ये मानते थे, लोग पहले जंगल में जाते थे, स्त्री को आगे रखते थे, और जब युद्ध में जाते थे स्त्री पीछे होती थी। इसका कारण, हम जब इंट्यूजन की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, वो सबके अंदर ऑलरेडी होती हैं चीजें। क्रियामान कर्म है जो इस जीवन का है, उसका कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत वो है जिसका हमने भोगना है, जो हम पिछले जन्मों में कर आए हैं। कितने जन्मों का मेरा स्ट्रगल है, कितने जन्मों का हमारा ज्ञान है किसी भी व्यक्ति का, वो कभी भी इतना हाई लेवल पर नहीं जा सकता जब तक उसको पास्ट का कोई आशीर्वाद ना हो। ज्योतिष में हम 3 भाग मानते हैं, यंत्र, तंत्र, मंत्र। इसमें पहला कौन सा? अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मेरे को यंत्र सीखना है, मंत्र सीखना है, तंत्र सीखना है, क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। अगर कोई व्यक्ति एज अ प्रोफेशन इस चीज को लेना चाहता है तो उसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं? अगर आज से हम 10 साल पहले बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था कि लोग ऑनलाइन बैठकर कुछ काम कर पाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सेज एस्ट्रो के पॉडकास्ट चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है रजनी रानी मैम। और अंग्रेज़ी में कहावत है कि व्हाट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू। सो आज आप इस चैनल पर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इसका कुछ रीज़न है, द यूनिवर्स हैज़ चोज़न यू। सो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आपने हम लोगों को बहुत सारा कुछ सिखाया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। लेकिन आज मैम, आज आपसे मिलने का ये कारण है कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि मैम आपकी क्या स्टोरी रही, आपने कब एस्ट्रोलॉजी, कब एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करी, फिर कब आपने अपनी स्टोरी कैसे इस लेवल तक आप लेकर आए हैं। नमस्कार। और सेजिस एस्ट्रो जो हमारा चैनल है उस पर जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा हमेशा थैंक्स है और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि आप कब आए, कैसे आए, क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने कम से कम पिछले 6 साल से हमारा यूट्यूब चैनल है, अनंत एस्ट्रोलॉजी है, आप जुड़े हो उससे। सेजिस एस्ट्रो अभी हमने स्टार्ट किया, तो मैंने कभी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल चीज़ों से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं किसी चीज़ के अगर चीज़ों से गो थ्रू होकर यहाँ पहुँच सकती हूँ, तो फिर किसी का भी आना बहुत ईजी है। तो मैम, आपने जैसे जब भी एस्ट्रोलॉजी को एज अ स्टूडेंट पहले ही चालू किया होगा, तो मैम लगभग उसको कितना समय हो गया? देखिए, मैं इसमें अगर बात करूं तो मुझे लगभग जो है मेरी बुध की दशा शुरू हुई 2016 में। 2016 से पहले शनि की दशा होती है। शनि की दशा में तो मुझे आप ये समझ लो कि ये भी पता नहीं था कि कहाँ पे आसमान है और कहाँ पे ज़मीन है। तो दिनचर्या, दिन की जो रूटीन्स या फिर लाइफ की रूटीन ऐसी थी जिसने ना बहुत सारे चीज़ों में मेरे को उलझाया हुआ था। जो पीरियड था जब मरकरी का शुरू हुआ, जब बुध जो है, सभी लोग जानते हैं स्कॉर्पियो लगन की हूँ मैं, तो मेरे अष्टम में बुध आते हैं। मेरे 11वें घर के लॉर्ड भी बुध हैं, ठीक है। खुद बुध जो है वो मेरे 6ठे घर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बुध की दशा ने ना जब स्टार्ट हुआ तो मेरी जो सारी की सारी इंटेंशन थी, जितनी भी प्रॉब्लम सैटर्न की दशा में मैंने फेस की, वो सारी जो सैटर्न की दशा की प्रॉब्लम्स थी उनको निकालने का, उसका कारण निकालने का मुझे इस दशा ने मौका दिया कि मैंने जो अभी तक इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की, ये मरकरी की दशा ने मुझे आगे लाने में बहुत हेल्प की है। आप देखोगे कि जब से 2016 से मैं सबसे पहले अगर ऑकल्ट साइंस में आई हूँ तो सबसे पहले मैं आई वास्तु के थ्रू। वास्तु जो है आज बड़े बड़े ब्रांड्स जिनके हम नाम तो क्या ही लें, सब लोग ही जानते हैं, उन सभी से जो है मैंने वास्तु अपने घर के कराए। सब ने यही वहम डाला घर में, ये वाला दोष है, वो दोष है, आपके साउथ वेस्ट में ये है, वो है। तो एक जैसे कहते हैं ना, सैटर्न की दशा आपको सब कुछ कराती है, आपको सब ट्रायल एंड टेस्टेड कराते हैं शनिदेव कि ये भी कर लो, वो भी कर लो।
लेकिन बुध ने वो सारे भ्रम तोड़े मेरे। मुझे ये समझ में आया कि कहीं पे कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वो कारण ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इस जर्नी को स्टार्ट करना पड़ा। मैंने वास्तु का कोर्स सबसे पहले ऑफलाइन किया था 2018 में। 16 से मैंने शुरू कर दिया था सब चीज़ों को सर्च करने के लिए, 18 में मैंने पहली बार किया और उस समय बहुत खुश थी मैं कि ऑफलाइन 5 डे का फुल डे जो है प्रोफेशनल कोर्स किया, तो लगा कि अब तो क्या ही आ गया। बट कहानी वहीं पे फिर ख़त्म हो गई, फिर ठप हो गई कि मुझे ऐसे लगा ये तो कुछ भी नहीं आया, इससे तो कुछ भी पता नहीं चला कि घर में क्या था, वो तो फिर से वही चीज़ें घूम गई। देन मैंने अपना जो पूरा का पूरा फोकस है वो ज्योतिष की तरफ किया। उस दिन से मुझे समझ में आया, उस कोर्स के करने के बाद समझ में आया कि असल में वास्तु है, रेकी हीलिंग है, कोई भी ऑकल्ट साइंस है, वो सारी की सारी शुरू होती है ज्योतिष से। ज्योतिष की नॉलेज के बिना आप जीवन में कोई भी एस्पेक्ट अपना क्लियर कर ही नहीं सकते। तो 2016 से जर्नी स्टार्ट हुई, आज तक चले ही आ रहे हैं और अभी भी ज़ीरो नॉलेज है। मैं अपने आप को मानती हूँ कि आज भी ऐसे जब कोई क्वेश्चन आता है सामने तो मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता, ब्लैंक हूँ। तो ये एक हर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट को फील होता है, जो मुझे भी आज तक फील होता है। तो इसलिए वो सारी प्रॉब्लम्स जो वास्तु से, हेल्थ इशू से, फिनेंशियली क्रंच, रिलेशनशिप्स, हर तरह के जो वास्तु से ही जोड़े जा रहे थे, फिर वो धीरे धीरे मैंने ज्योतिष की तरफ जब मूवमेंट अपनी की, उधर मैं आई तो मुझे समझ में आया कि सारा खेल हमारी कुंडली का ही है। तो मैम, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि ज्योतिष एक साधना है, और साधना जब चालू करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन सबको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन अगर आप हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहें कि आपने क्या क्या दिक्कतें महसूस हुई आपको और कैसे आपने अपने पार पाया, ताकि जो लोग इस दिशा में आना चाहते हैं उनको एक संबल मिले कि जब मैम ने वो चीज़ फेस करी है तो फिर हम भी कैसे उनको पार पा सकते हैं। तो क्या क्या दिक्कतें थी आपकी? सबसे बड़ी दिक्कत जो अगर मैं कहूँ एज ए होम मेकर, मैं सबसे पहले एक माँ हूँ, है ना, एक पत्नी हूँ, और एक अगर मैं कहूँ तो फैमिली में किसी की बेटी भी हूँ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जैसे ही हर लेडी की होती है, मेरी कोई नई नहीं है। लेकिन जब भी कोई हाउस वाइफ, जब भी कोई होम मेकर कुछ करने के लिए निकलती है ना, सबसे बड़ा बंधन उसकी अपनी फैमिली बनती है। यहाँ पे बंधन वो रोक के नहीं बने हैं, आपकी अपनी इंटेंशन है कि मेरे काम जो है वो कहीं पीछे ना रह जाए, मैं कहीं पे बाहर निकल के, या फिर मैं कोई काम करने के लिए सोच रही हूँ, या फिर मैं इसको प्रोफेशनली कुछ करने की सोच रही हूँ, कहीं मेरी बाकी चीज़ें निगलेक्ट ना हो जाए। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, हर लेडी की होती है। ये लेडीज़ के साथ ज़्यादा होती है अगर मैं कहूँ, क्योंकि उसका सारा कर्म जो जुड़ा हुआ है ना वो घर से जुड़ा हुआ है, बच्चे हैं, घर की रख रखाव है, इसी में है। मुझे जो सबसे बड़ी मैंने चीज़ें फेस करी हैं ना, वो मैंने ये देखा है कि अपने आप को प्रोफेशनल बनाने में ना मुझे बहुत देर लगी है, क्योंकि मैं अपने घर के एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। मेरे लिए वो सर्वप्रथम है, आज भी वो सर्वप्रथम है। लेकिन मैंने देखा कि जब कोई हाउसवाइफ या कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी रिटायर्ड पर्सन जो भी ज्योतिष की तरफ जाना शुरू करता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको सही गाइडेंस कहाँ से मिले। वो कोई बताने वाला आपको है नहीं आज के समय में। अगर मैं 2016 से बात करूं तो मेरे से भी बहुत सीनियर लोग हैं जो शायद 40 साल 50 साल से एस्ट्रोलॉजी में, 100 साल से हैं, वो बहुत उनकी पुश्तें एस्ट्रोलॉजी में हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जब इस बैकग्राउंड से नहीं होते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ कि आपकी बैकग्राउंड नहीं है। ये जो आपके पास इन डेप्थ नॉलेज आ रही है वो इस जन्म की तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। मैम, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है, ज़्यादा सफल होता है, लेकिन जो पहले जनरेशन डॉक्टर होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो कभी उस फील्ड में गया नहीं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि मुझे गाइडेंस नहीं मिले कि कहाँ सीखा जाए। जैसे जैसे किसी ने बताया वैसे वैसे सीखती रही। भाई ये वाले अच्छे पढ़ाते हैं, वो अच्छे पढ़ाते हैं। ये करते 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 मैंने 3 साल अपनी लाइफ के जो है वो ऐसे डामाडोल निकाले, मतलब कि जिग जैग, कभी इसके पास कभी उसके पास। मतलब जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, जिसको गुरु बोलते हैं ना वर्ड, वो मुझे अभी तक भी वो कमी लगती है। उसकी वजह यह है कि एज ए फीमेल आपका किसी के ऊपर जल्दी विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा एक परवरिश अपब्रिंगिंग ऐसी है कि बाहर जाओगे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, है ना। हर फैमिली को एक डर होता है। लेकिन वो तो चलो एक साइडवेज चीज़ है, लेकिन सिखाने वाले लोग भी आज के समय में आपको अगर ढूंढने से भी कोई मिल जाए ना,
तो ये बहुत बड़ी बात है, जो मैंने चैलेंज बहुत फेस किया अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि शायद थोड़ा पहले कोई मेरे को गाइडेंस के लिए मिलता तो और अच्छे से मैं कर पाती। मैम, इसमें से मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि लोग ये कहते हैं कि अगर आपने दुख झेला है या कोई भी परेशानी झेली है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि दूसरे लोगों को वो दुख या वो संघर्ष ना करना पड़े। मेरे हिसाब से आप उस दिशा में बहुत प्रयत्नशील हैं कि कम से कम जो परेशानी आपने महसूस करी वो दूसरे लोग ना करें। मतलब हम लोग तो इसके लिए बहुत आपके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका इतना जो है आपने ज्ञान जो है बिल्कुल यूनिवर्स को दिया है, जो भी आपने जहाँ से भी लिया है, लेकिन आपने यूनिवर्स को दिया है। मैम, मेरे को एक और चीज़ इसमें जाननी है कि जो आपने कहा कि एज अ लेडी जो कुछ स्पेशल परेशानी आती हैं, मैम मेरा ये मानना है कि लेडीज़ के पास एक सिक्स सेंस होता है और ये हमारी ओकल्ट साइंस है। बिल्कुल। तो इसमें मैम मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, जो इंट्यूशन की बात है, जो सामने स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें एक भविष्य का एक आईना बना रखा है हमने, जिसमें हम झांकते हैं और देख के बताते हैं कि ये संभव है और ये संभावनाएं हैं। तो मैम ये एक स्त्री का या लेडी का एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखो, एज ए अगर मैं आज बात करूं कि मैं आज भी अपने आप को ज्योतिष आचार्य या फिर एस्ट्रोलॉजर आचार्य, ये सब शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। बिकॉज हमें ना एक स्टूडेंट ही रहना पड़ेगा जब तक हम हैं, बिकॉज कि हम पिछले भी कई जन्मों से इस चीज़ को सीखते आए। अगर मेरी बैकग्राउंड नहीं है ज्योतिष की तो मुझे प्रॉब्लम आनी ही आनी, ये सत्य है। क्योंकि आपको कौन गाइड करेगा? आपके कोई दादा नहीं है, आपके कोई पिता नहीं है, आपको जैसे कोई नया हीरो बनता है ना, तो गॉडफादर नहीं है आपका। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि आप इतना सारे ट्रायल एंड टेस्टेड कर लोगे लाइफ में कि आप उसके जो लूप होल्स है ना, बहुत जल्दी समझ जाओगे। आपने जो कहा कि लेडीज़ में सिक्स सेंस पावर जो है ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल सही बात है। एक अगर मैं बात करूँ ना, अगर एक एज ए फीमेल अगर किसी को अगर ये इंट्यूजन पावर अगर नहीं है तो उसके पीछे कारण मैं बताती हूँ कि आप जानते हो कि अर्धनारीश्वर को देखा आपने, भगवान शिव के उस रूप को, उसका सिंपल सा मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम जो बैठे हैं, आपके अंदर भी अर्धनारीश्वर है, मेरे अंदर भी है, ठीक है? आपके अंदर भी फीमेल और मेल एनर्जी दोनों ही है, मेरे अंदर भी दोनों ही है। अब होता क्या है कि सिक्स सेंस जो आपकी वीक होती है वो किस लिए होती है कि आप अपनी एनर्जी को जो है ये डिसबैलेंस करते हो। अगर आप मेल एनर्जी को ज़्यादा अपने अंदर इन्हेंस कर दोगे, लॉजिकल ज़्यादा हो जाओगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाओगे। और अगर आपने फीमेल एनर्जी को ज़्यादा इन्हेंस कर दिया तो इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे, हर चीज़ को दिल से सीखोगे, हर चीज़ को ही आप विदाउट लॉजिक, जिसने कहा कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, आप करते चले जाओगे। ये सारा जो खेल है ना, असल में वो भगवान शिव के, आप इस रूप से समझ लो कि ज्योतिष में आना आपके इस स्वरूप का एक बैलेंस फॉर्म है। इंट्यूजन उसी की हाई होती है हमेशा। मैं कहती कोई ज़रूरी ही नहीं है, पैदा होते लोग भी जो है 2-4 साल का बच्चा भी जो है कई बार आपको ऐसी गाइडेंस दे देता है कि इधर नहीं जाना है, हम इधर से जाएंगे, और वो बंदा एक्सीडेंट से बच जाता है। ये कहाँ से आती है चीज़ें? वो बैलेंस फॉर्म से आती है। तो मैंने जब से समझा कि असल में ज्योतिष जैसी ऑकल्ट, चाहे कोई भी न्यूमरोलॉजी ले लो, इतनी सारी ब्रांचेस है, कोई भी ले लो, वो आपकी एनर्जी का बैलेंस आपके अंदर लाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये लाती है। तो जब सिक्स सेंस की बात जो है वो वही ले पाते हैं। सबकी सिक्स सेंस पावर अगर कहो कि लेडीज़ की हाई है तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस आनी चाहिए एनर्जी का, वो है तो आपको विद इन फ्यू सेकंड पता चल जाएगा कि ये सामने वाला पर्सन जो है वो किस लेवल की बात कर रहा है, आपको आजमाना चाहता है, आपको कोई आपका जो है मतलब टेस्ट लेना चाहता है, या वो किस तरह के पर्सन है। तो ये यहीं से एक निशानी लगा लो कि अगर कोई पर्सन इसको पहचान लेता है तो वो इंट्यूजन पावर किसी की भी हाई हो सकती है, वो स्पेशली इसके साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैम, जैसे कि हम हिंदू माइथोलॉजी में ये मानते थे कि जब लोग पहले जंगल में जाते थे तो स्त्री को आगे रखते थे, और जब युद्ध में जाते थे और युद्ध में अगर स्त्री जाती थी, जैसे कैकेयी जी गई, तो जब स्त्री जाती थी तो स्त्री पीछे होती थी युद्ध में। इसका कारण जो मैंने पढ़ा है वो यही था कि अगर स्त्री आगे तो वो खतरे को भांप सकती है अगर जंगल में जा रही है, राइट। और अगर युद्ध में पीछे है तो वो चहुँ और देख सकती है। तो कहना विजन उसका जो है 360 डिग्री है। तो वो जो योद्धा है, जो उसका हस्बैंड हो सकता है, भाई हो सकता है, उसको ये बता सकती है कि खतरा कहाँ से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्त्रियों को, लेडीज़ को
अगर इंट्यूशन है और वो जगा सकती हैं तो उन्हें इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए। ज़रूर आना चाहिए। और ये पावर सभी में होती है, सिर्फ दबी हुई होती है। जैसे मैंने बोला ना, एनर्जी का फैक्टर जो है वो अनबैलेंस किया हुआ है कि कई आपको मेल्स भी ऐसे मिलेंगे जो इमोशनल बात बहुत करते हैं, इमोशनल हर चीज़ में, मेरा बच्चा, मेरी ये, मेरा वो। ये क्या है? आप फीमेल एनर्जी को एनहेंस कर रहे हो। लेकिन एक आपको ये समझना चाहिए, जैसे आज के अगर मैं बात करूं तो आप एक मेल के अंदर कौन सी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए? मेल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ना, बिकॉज कि उसको क्या करना है, प्रैक्टिकली समाज के सामने काम करना है, बहुत सारी चीज़ अचीवमेंट्स है, बहुत सारे चैलेंजेस है जो उसकी फैमिली के लिए, सब चीज़ों के लिए करना है। ऐसे ही एक फीमेल को इतना जोड़ा गया है, तो उसको घर रह के आप सोचो कि एक लेडी का बच्चा जो है, जो सोया होता है एक माँ का, तो उसको खुद से ऐसा लगता है कि इसको ना कहीं फीवर है या कोई भी चीज़ उसको होने वाली है, तो उसको पहले ही बच्चों को भांप जाती है और वो पहले ही कहना शुरू कर देती है कि इधर मत जाना, इधर से आप ये काम हो जाएगा या कुछ है। हम जब इंट्यूजन की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, वो सबके इनहैंस आपके अंदर ऑलरेडी होती हैं चीज़ें, सिर्फ आपको पहचानना है। जो ज्योतिष आपको बहुत हेल्प करता है, आपका वास्तु बहुत हेल्प करता है, आपको ऑकल्ट बहुत हेल्प करती है कि आने वाली चीज़ों को आप भांप सकते हो पॉजिटिवली, और चार्ट फिर उसमें आपको वो चीज़ दिखा के आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों से बचा सकती है। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो असल में कहीं ना कहीं हमारे इंट्यूजन लेवल से ही जुड़ी होती है, जो आपके तब होती है जब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से अलाइन होते हो, तब आपको यूनिवर्स आपको कुछ दिखाएगी, नहीं तो नहीं दिखाएगी। अच्छा मैम, यूनिवर्स में अगर हम ये कहें कि हम तो हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, न जाने कितना कर्म हमने संचित कर रखा होगा। बिल्कुल। तो जो हमारा क्रियामान कर्म है, जो इस जीवन का है, उसका कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत वो है जिसका हमने भोगना है, जो हम पिछले जन्मों में कर आए हैं, और फिर हम इसमें कैसे बैलेंस बनाएं, हम कितना, हमें ज्योतिष कितना हेल्प करेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि जो पास्ट हो गया है ना, प्रारब्ध और संचित का, अब वो क्या करोगे? वो तो एफडी है, फिक्स हो गया, वो तो फिक्स है ना। हमारे पास तो अब क्या बचा है? हमारे पास तो 25-30% क्रियामान का है। अब आप भूत का जो पास्ट है उसको भूतकाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भूत उसको? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो खत्म हो गया, जो जब्त हो गया, जो दब गया, उससे आपको क्या ही लेना है। अब आपके पास क्या है? हमारे पास है सिर्फ प्रेजेंट की चीज़ें। हम अगर चाहें तो प्रेजेंट का जो 25-30% है ना, इससे हम आने वाला जो समय है अपना, मैं अगले जन्म की बात नहीं कर रही, हम ये बात आज ज्योतिष की कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये अभी आपका 1-2 साल की नॉलेज है? मुझे क्या लगता है 7-8 साल की नॉलेज? नहीं, इसके पीछे कितने जन्मों का जो रोना है, कितने जन्मों का मेरा स्ट्रगल है, कितने जन्मों का हमारा जो ज्ञान है किसी भी व्यक्ति का, वो कभी भी इतना हाई लेवल पर नहीं जा सकता जब तक उसको पास्ट का कोई आशीर्वाद ना हो, किसी ऐसी शक्ति का, या आपने पास्ट में कुछ किया नहीं। क्रियामन जो हमारा कर्म होता है ना, वो हमारा वो एडवांटेज है जो आप पिछले कर्मों की जो एफडी है उसको ज़ीरो कर सकते हो, प्रेजेंट को सुधार सकते हो, आने वाले अपकमिंग जो आपका फ्यूचर है उसको तो बिल्कुल ही अलाइन कर सकते हो। असल में जो हमारा प्रेजेंट है, जो क्रियामन हम कर्म जिसको बोलते हैं, ये किस पर निर्भर है? ये हमारी पास्ट की मेमोरीज पर निर्भर है। हमें पीछे से क्या याद कराया गया, वो जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो पास्ट ही हो गई ना। आज मैं अगर 52-3 की हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जितनी भी आज तक अपब्रिंगिंग रही है वो मेरी क्या बन गई है, वो मेरे सारे कर्म बन गए जो मैंने किए, वो सबके विद रिस्पेक्ट मेरा आज का क्रियामन जो कर्म है वो बन रहा है। अब हमारे हाथ में क्या होता है कि हम पिछला तो जो कर गए भाई, जो भी कुछ है ना वो आज है, जो भी है ये घड़ी हम आपस में बैठे हैं। आप एज ए स्टूडेंट मेरे साथ जब से भी जुड़े हो, हम लोगों ने, अगर आप देखो कि हम लोग ना तो फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हो, ना आप पास्ट के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आज के लिए कुछ कर सकते हो, हम आज के लिए ही कर सकते हैं। यही है हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। इसी को ज्योतिष जो है हेल्प करता है, इसी को हर ऑकल्ट साइंस हेल्प करती है कि भाई आज आपकी जो बिल्डिंग बनने जा रही है, आज जो आपका दायरा क्रिएट होने जा रहा है, आपका जो फॉर्मेशन हो रही है आपकी, वो आप कैसी करोगे, वो आपका चार्ट बता सकता है आपको। आप उसके अकॉर्डिंग आज के कर्म जो है ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट ही सब कुछ है असल में। वो पास्ट को भी ठीक कर सकता है, वो
फ्यूचर को भी। तो आज अगर आप बिल्कुल सीधे अगर आपको आज कोई गाइडेंस दे दे कि भाई आज आपको, जैसे हम बात कर रहे थे, आज भी आपको भी चीज़ें जैसे बहुत पता चली है ना, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारी पास्ट की कोई डिमांड है जो आज पूरी हो रही है। फ्यूचर की डिमांड तो नहीं आज पूरी हो रही ना, सही बात है। पास्ट में की हुई कोई डिमांड पूरी हो रही है जो आपने ईश्वर के आगे कर दी कि भाई मेरे को ये काम करना है, बताओ कैसे करना है ना। तो वो चीज़ आज हमारे सामने आ रही है, अब ये आपके हाथ में है। आपने इसको पकड़ लिया, आपने उसको कर लिया तो आपका सेट है मामला। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका अष्टम में अगर राहु है या कोई भी मेलेफिक है, तो ज्योतिष करने में आपको प्रॉब्लम तो आएगी। बिकॉज कि कहीं ना कहीं आपकी पास्ट ये जो 8th हाउस है वो 8th से जो 10th हाउस है, 8th का कर्मा, हमारा 10th हाउस क्या है? हमारा स्टेटस है, हमारा कर्म है, राइट। तो 8th हाउस जिसको हम लेकर चल रहे हैं प्रेजेंट में, जिसको हमने पकड़ लिया, ज्योतिष के एरिया को पकड़ लिया, उसका 10th 5वां घर है। भाग्य उसका घर क्या है? हमारे 8वें का पुण्य कर्म का। तो आपका जो 8th हाउस का जो पूरा कर्मा है, 8th हाउस का स्टेटस, 8th हाउस के आपके जितने भी इस फील्ड में क्या कर पाओगे वो कौन बताएगा? 5वां घर बताएगा। लोग 8वें घर की तरफ जाते हैं, लोग 8वें घर की तरफ बात करते हैं, 8वां घर ज्योतिष देता नहीं भाई। 8वें का 10वां जो है आपका 5वां घर पड़ता है। आपके अगर 5वें घर में मेलेफिक्स हैं, आपके अगर 5वें घर का सब लॉर्ड मेलेफिक है, आपको इसमें बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है 5वां घर, आपको ये चीज़ें ऐसे आएंगी मक्खन मलाई की तरह कि एक लाइन पढ़ी और उसकी आप 10 बना दोगे। ठीक है, तो ये सारा प्रेजेंट कहाँ से जुड़ रहा है? हमारा 5वें घर से जुड़ रहा है। जो हम लोग आज क्रिएट कर रहे हैं यही तो कल, इसी को तो हमने आने वाले समय में भोगना है ना। आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसके विद रिस्पेक्ट इसके जो भी लोगों को पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो आज के उस आएंगी। इसमें हम पीछे तो जो हो गया उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। हमने जो भी बात करनी है वो हमें आगे आने वाले समय से भी ज़्यादा बात करनी चाहिए आज के समय की। आज क्या हो रहा है, आज क्या प्रॉब्लम है, आज क्यों नहीं कर पा रही। अगर हम उस पर बात करेंगे तो क्रियामान जो हमारे कर्म है वो असल में हमारे पास है, वो रियलिटी है। बाकी सब तो छाया है, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, हम कर्म शुद्धि से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम चित्त शुद्धि पर भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि हम कैसे एक अच्छे कैंडिडेट बने कि हम यूनिवर्स की पावर को एब्जॉर्व कर सकें। यूनिवर्स हमें कुछ देना चाहता है, उससे पहले हमें उसके लिए अपने आप को एक सूटेबल कैंडिडेट बनाना चाहिए कि भाई आप मेरे को अपनी जो शुचिता है, शुभता है, वो मैं ग्रहण कर सकूं। तो चित्त शुद्धि के लिए कैसे करना चाहिए? देखिए, जैसे चित्त शुद्धि या मन साफ की जो बात आती है ना, जो लोग भी ज्योतिष में आते हैं ना, मैंने देखा बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रॉमा से निकलते हैं। ज़्यादातर जिनकी बैकग्राउंड ज्योतिष की नहीं है उनको मैंने देखा है कि कुछ ऐसे ट्रॉमा से निकल कर आते हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। वो ट्रॉमा जो है उस व्यक्ति के लिए ऐसे कुछ रियलिटी उसके लिए उसके सामने जीवन की लाता है, जिसके बाद उसका मन जो है वो इतना कठोर हो जाता है। ठीक है, उसका मन जो है वो इतना जिसे कहते हैं ना, एक भ्रम से बाहर लाने में वो ट्रॉमा काम करता है। अगर एक इंसान ने बहुत गरीबी देख ली, बहुत ही गरीबी, अंत लेवल की गरीबी देख ली, उसके लिए उससे नीचे क्या, उससे नीचे क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। एंड हो गया ना। जब आप किसी चीज़ का एंड देख लेते हो ना, तब शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाए, एंड क्या कि मरने वाला है भाई, मृत्यु तो ले, बस आज सांस निकला कल नहीं, उसके आगे क्या, एंड पे तो चले गए। उस समय व्यक्ति का नया जीवन जो है वो होने के कगार पे होता है कि भाई छोड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। जब हम मन की बात करते हैं ज्योतिष जैसे विषय पर, मैं बहुत छोटी हूँ बोलने के लिए। मेरे को तो इस सब्जेक्ट पे बोलते हुए मतलब बहुत डर लगता है, बिकॉज कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी नॉलेज बहुत ही, अभी मैं इसमें जस्ट एक सीड भी नहीं हूँ। ठीक है, उस लेवल पे जाने के लिए अभी तो सीड भी नहीं है। पेड़ पौधा ये सब तो जो लोग बोलते हैं वो तो बहुत दूर की बात है। आप मन जो जुड़ा होता है वो आपके नेचर या आपके स्वभाव से जुड़ा होता है। आप जितने सहज रहोगे
जितने स्पष्ट रहोगे, उतना ज़्यादा सरलता से आप जीवन में सारी चीज़ें ग्रहण कर सकते हो। आपका नेचर जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग का है, जितना ज़्यादा इफ एंड बट का है, जितना ज़्यादा डाउट्स का नेचर है, आप कभी किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ ना कि क्लास में बैठे हो, पिछला खाली कर दो, चाहे मैंने तुम्हें कितना ही अच्छा पढ़ाया हो, आज कुछ नया सीखेंगे। आप जब तक पिछला नहीं छोड़ोगे ना, सहजता नहीं आएगी। आपके पास क्या रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि मैम आपने पिछली बार ऐसे बताया था। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो चीज़ उस समय इंट्यूजन पे टीचर की कुछ और काम कर रही है, नेक्स्ट टाइम वो कुछ और काम कर रही है। प्लैनेट तो वही रहेगा, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र वही रहने हैं ना। लेकिन आप जब जितनी बार बात करोगे उतनी बार उसकी डिस्क्रिप्शन अलग निकल के आएगी। इसी को इंट्यूजन कहा जाता है। ठीक है, सहज और सरलता जितनी ज़्यादा किसी व्यक्ति के अंदर होती है, वो उतना ऊपर जाता है, उसको यूनिवर्स उतना हेल्प करती है। जो अपने ऊपर हर बात को नहीं लेता, वो हर बात को, हर कर्म को अपने को, वो भगवान को समर्पित कर देता है, सरेंडरनेस कर देता है। तो अगर हम मन जो है शुद्धि की बात करते हैं, तो मन शुद्ध तभी हो सकता है। आप किसी चीज़ को ग्रहण या एब्जॉर्ब तब कर सकते हो अगर आप खाली हो। ठीक है, तो खाली करने के लिए आपको सरेंडर चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ है, ये भी ले लो, ये वाली चीज़ है, ये भी ले लो। आप जब खाली हो गए तो सामने वाला जो व्यक्ति है, अब जैसे आप मुझे कहो कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि तुमने तो कह दिया मेरे को कुछ नहीं आता, अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भाई इसको अब A to Z सिखाऊं। यही यूनिवर्स का काम है, यही ईश्वर का काम है। ईश्वर कहीं बाहर तो है नहीं, वही पंच तत्वों में हम जन्म लिया है, पंच तत्वों में विलीन हो जाना है ना, अलग से कहाँ जाना है, कहीं यहीं पे है सब कुछ। तो ईश्वर तो हमारे अंदर है, उसने सेम बुद्धि, सेम आंखें, सेम सब कुछ हमें दे दिया है। अब ईश्वर की तलाश कहाँ कर रहे हो? अब तो सिर्फ आपको पूरे पंच तत्वों को सिर्फ और सिर्फ समर्पित करना चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरे अंदर ही हो, तो मैंने ये चीज़ सीखी है, इसको मैंने आपको अर्पित कर दिया, इसके बाद क्या? अब ईश्वर को लगे इसने तो दे दिया मेरे को, अब इसको कुछ नया देना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। ये आपकी जो सहजता है ना, सरेंडरनेस है, वो आपको एब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। तो मैं तो ये कहूँ कि जो सरल व्यक्ति है वो ईश्वर का कृपा पात्र है। यस। और मुझे एक बात याद आती है कि इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति को अधिक चतुर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईश्वर का कृपा का वही पात्र नहीं बन पाता। वही बस। मेरी मदर है ना, वो एक बड़ी अच्छी बात शैलेश बोलती है, कहती है कि जो सीधे होते हैं ना वो भगवान के सबसे नज़दीक होते हैं, और जो ज़्यादा चतुर चालाक होता है ना वो भगवान और ईश्वर से, जो यूनिवर्स से बहुत दूर होता है। क्यों होता है? उसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं जब ईश्वर को पता है कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी, जो भी हम हैं उसके, ये बहुत एक्टिव है, वेरी इंटेलिजेंट, ये अपना काम कर लेगा। समझ रहे हो ना? लेकिन जो सीधा साधा बच्चा है ना, भोला भाला बच्चा होगा, उसको उसकी चिंता माँ बाप को ज़्यादा रहती है कि भाई ये बच्चे का क्या करना है, इसको ना कोई बेवकूफ़ बना दे कहीं जाके। और मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में बहुत साल पहले से डाली हुई है कि मैंने कभी भी कोई अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, कुछ भी किया है, मैंने अपने पास रखा ही नहीं, मैंने हमेशा उसको समर्पित कर दिया। तो मैंने गीता उस समय जब पढ़ी ना, जब मैं अनमैरिड थी, उस समय मैंने देखा कि ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया मुझे उस समय, क्योंकि इतना कुछ डीप मैं गई नहीं, बस जर्नल किसी ने गिफ्ट की बुक तो मैंने पढ़ ली। लेकिन एक लाइन समझ में आई उसकी, जो आज तक मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि तुम कुछ नहीं कर सकते ना मेरे लिए, कुछ नहीं ज़िंदगी में तुम बड़ा कर सकते हो, कुछ भी तुम्हें नहीं आती है पूजा आराधना, तो जस्ट जब तुम कुछ करते हो ना तो मुझे समर्पित कर दिया करो, तो मैं देख लूँगा। मतलब ये भाव बता रही हूँ, उस श्लोक में तो कुछ और चीज़ हो। वो चीज़ को मैंने पकड़ा, और शुरू से मेरी आदत रही है कि जब भी कोई चीज़ ऑकल्ट जैसी साइंस में भी मैं उतरी, या जिसको हम बोलते हैं कि लाइफ में जितने भी काम किए, जितने भी ट्रायल किए, वो सभी उसको समर्पित करती चली गई कि अच्छा है तो भी तेरा, बुरा है तो भी तेरा। तो वो ईश्वर जो है, आप जब तक उसके सामने तलवार लेके, कमांड लेके खड़े रहोगे, वो आपका काम कैसे ही करेंगे, उसको पता है ये कर लेगा। और जिस दिन आपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे, ज्योतिष जैसी विद्या के सामने, ज्योतिष एक वो विद्या है असल में
कि जो आपकी ज़िंदगी को, आपके बंधनों को, आपके जीवन की अलाइनमेंट को सेट करने में हेल्प करती है आपकी। ये रेमेडियल साइंस नहीं है पहली बात तो। लोग किस लिए आते हैं ज्योतिष में? इसलिए आते हैं कि रेमेडियल है, कि मेरे को लाल किताब सीखनी है तो रेमेडीज आ जाएंगी, है ना, यही है। हम क्या कर सकते हैं? सीखनी है सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असल में ऐसा तो नहीं है। वो तो भाई एक रोड मैप है आपकी लाइफ का। आपको बताया गया है कि ये दशा चलेगी, ये आपके चार्ट के प्रॉमिस है, यहाँ गोचर होता जाएगा। और इसके 4 रास्ते हैं, इसके 4 रास्ते हैं। जैसे हम लोग प्लैनेट के एस्पेक्ट देखते हैं, सैटर्न का 3rd देखते हैं, 7 देखते हैं, 10 देखते। आप देखो 3 रोड मैप सैटर्न ने दिखा दिया आपको, 3 रास्ते दिखा दी, कहाँ जाओगे? ईश्वर ने आपको आपकी कुंडली के थ्रू आपकी दशाओं के विद रिस्पेक्ट आपको रोड मैप दिया हुआ है कि बेटा आपके लिए 3 रास्ते हैं, आप देखो कहाँ जाना है आपने। अब आपके हाथ में है कि आप सैटर्न 3rd वाला ले लो शॉर्टकट, सैटर्न 7 वाला ले लो, या सैटर्न 10 वाला ले लो। ठीक है, जितना लंबा होगा उतना टाइम आपको ज़्यादा उसमें देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने देखा कि सहजता बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसी फील्ड में, जो कि रेकी हीलिंग हो गई, न्यूमोलॉजी हो गई, कहीं पे। यहाँ पे इंट्यूजन तभी आपके पास आता है जब आप सहज होते हो। तो हम 3 चीज़ें हैं, सरलता, सहजता और समर्पण भाव। यस, इन 3 चीज़ों को पकड़ेंगे, 3S होगा। हाँ 3S। तो फिर कोशिश अगर हम इसको करेंगे तो हमें ये कहना चाहिए कि हमारी सिद्धियाँ या फिर सफलता, या जिस तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि या जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिलने के बिल्कुल चांसेस ज़्यादा हैं, 100%। और मैम एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि ज्योतिष में हम 3 भाग मानते हैं कि यंत्र, तंत्र, मंत्र, और इसमें पहला कौन सा, या फिर तीनों चीज़ बराबर, या किसी चीज़ को अवॉइड करें? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये मत करो, ये कर लो। उसमें देखो, ज्योतिष जो है वो मैंने आपको पहले बोला कि रेमेडियल साइंस तो है नहीं। लेकिन जब आप कोई भी अष्टम से या 5वें घर से कोई काम करते हो, तो ये ना 5वां घर मंत्र सिद्धि का है। जितनी भी सिद्धियां होती हैं वो पंचम से ही होती हैं, ठीक है। 8वां घर तो आपकी तीसरी आंख खोलने के लिए है। असल में मैं ये कहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल मत बनिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि मेरे को यंत्र सीखना है, मंत्र सीखना है, तंत्र सीखना है। भूल जाइए, क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। मैंने जैसे पहले बोला, जो प्रारब्ध जो संचित करके आए होगे वही तो आ रहा है ना सामने, है ना। तो जैसे अब अगर आपके कर्मा में लिखा हुआ है कि आपने बहुत हाई लेवल पे कहीं पे बैठना है जाकर, और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए। आपको ईश्वर ले जाना चाहता है, यूनिवर्स ले जाना चाहता है करोड़ों लोगों के सामने, आप कह रहे हो लाखों तक, ठीक है। जब भी आप किसी साधना में किसी भी आप चीज़ को अपनाना चाहते हो, अपने ऊपर तो आप छोड़ ही दीजिए। आप कुछ भी खुद नहीं कर रहे हो, कुछ भी खुद नहीं कर रहे हो। ये सब कुछ आपके चार्ट का ही प्रॉमिस है, जो दशाओं अंतर दशाओं में एक्टिवेशन में आता रहेगा। आप, मैंने जैसे बोला कि सिंपल सी बात है, आप अपना कर्म करिए। आप जानते हो लाल किताब में अष्टम का जो पक्का प्लैनेट है हमें शनि को बनाया गया, है ना, मंगल को बनाया गया, 2 प्लैनेट्स को बनाया गया। तो मंगल तो पहले घर का लॉर्ड है, 8वें का भी है, शनि 10वें का भी है, 11वें का भी है। बात क्या है यहाँ पे, समझी कभी किसी ने कि कर्म पे, अपनी कर्म और अपने एक्शन पे ध्यान रखो, करियर भी बन जाएगा। आप कहाँ पे पहुँचोगे ये मंगल डिसाइड करेगा, जो बैठा है 8वें घर में, जो वहाँ का लॉर्ड है। आपकी ऊर्जा, मंगल क्या है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना। आपकी रोशनी जो आपकी दुनिया में फैलनी है, रोशनी, ठीक है। फेम के लिए सूर्य देखते हैं, लेकिन सूर्य को भी ऊर्जा, सूर्य को बचाने वाला प्लैनेट भी तो मंगल ही है। खाली राजा क्या ही कर लेगा, जो सेना का सेनापति गायब हो गया तो सही बात है, और क्या कर लोगे? चेस में तो बेचारा राजा के पास कुछ ताकत तो वो तो अब मान लो कि राजा ऑर्डर दे दे कि भाई ये कंट्री को आप एक्वायर कर लो, अब सेनापति गायब है, कौन आपको गाइड करेगा? बड़ी सोच समझ के प्लैनेट्स को कहीं पे बिठाया गया है, दिया गया है उसकी लॉर्डशिप। कर्मा पे, अपने कर्म पे आप ध्यान दीजिए। आपका रास्ता क्या है वो 5वां घर अपने आप ही बता देगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सरेंडर का हाउस है 8वां घर, 5वां घर पूर्व पुण्य का है। जितना सरेंडर करोगे, किसी चीज़ के लिए भी जजमेंट मत करिए। आपने जजमेंट कर ली ना, पूर्व से जितना आपका पॉजिटिव चीज़ें आनी है वो रुक जाएंगे। तो इसीलिए केतु 8वें घर का को लॉर्ड भी बनाया जाता है, हम पराशरी में देखते हैं। क्यों? क्योंकि छोड़ दो, करो और छोड़ दो, बाकी ईश्वर पे। जो ईश्वर कौन है, वो 5वां घर है आपका। मैम अभी आप कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि अपने इष्ट को भी
5th हाउस से ही देखना होता है। तो हमको आप एक एग्जाम्पल दीजिए ताकि श्रोताओं को पता चले कि भाई। देखिए, इष्ट जो है आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो 5वें घर में आपके राशि कौन सी है, प्लैनेट्स कौन से हैं, उनको भी ले सकते हो, ठीक है। या 5th का जो सब लॉर्ड प्लैनेट है उसको भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगी आप सीधा सीधा चलिए, काल पुरुष कुंडली से बात करते हैं। 5 नंबर राशि भगवान राम के साथ, श्री राम के साथ जुड़ी जाती है। आपको कुछ नहीं आता, यूनिवर्सल भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानिए, ठीक है। श्री राम राम जो है आप बोलते बोलते जिंदगी में पार लग जाओगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जब स्टार्टिंग में होते हो ना किसी भी चीज़ के, आपको बहुत सारी इल्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। असल में आपके डीटी कौन है, आप शुरू राम से करिए, अपने आप ही सामने आ जाएंगे। मैंने क्या बोला कि सहजता रखिए, सरलता रखिए और सरेंडरनेस रखिए। तो इसीलिए कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग मैं श्री राम को सबसे पहले, कुदरती बहुत साल पहले से ही श्री राम का ही नाम लेके सुबह उठती हूँ, सोती हूँ। तो अब पता चला कि ये तो 5वें घर की चीज़ें कर रही थी। अच्छा, इसीलिए पहले ग्रीटिंग पहले राम राम ही था पहले सब लोग। यस, समझ में आ रही है ना, वो इसीलिए था। मैम एक आखिरी सवाल थोड़ा पर्सनल है, मैम आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? देखो, मैंने ना देखा है कि फैमिली जहाँ पे आ जाती है तो फैमिली आती है आपकी जिसमें आपके बच्चे, आपकी, हम लोग ज़्यादातर क्लोज़ फैमिली तो उसी को गिनते हैं, है ना। आप किसी की भी फैमिली, क्लोज़ फैमिली देखोगे, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनको वहाँ पे विरोध मिले। विरोध मिलता है आपको रिश्तेदारों से, जो आपकी इंपॉर्टेंस नहीं जाती, वो जानते, वो ज़्यादातर रिश्तेदार हैं। मैंने देखा मेरी फैमिली में मेरे यहाँ पे आने में सबसे बड़ी जो वजह है वो मेरी डॉटर बनी है। उसके हेल्थ इशू बहुत थे, बहुत सारे थे, क्योंकि बुध की दशा थी। तो अब जब मैं ऑकल्ट में आई तो मुझे समझ में आया कि ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा सब कुछ मुझे झेलना पड़ा, उसको क्यों झेल रहा, वो क्यों झेल रही थी इतना सब कुछ, क्योंकि मुझे इस प्रोसीजर में लाना था उसको। कारण कौन बनेगा आपके? अच्छा आप बताओ, आपके जीवन में आप अगर कोई आपको कहे कि आप अपनी रूटीन चेंज कर लो, आप किसी के लिए नहीं बदलोगे। आपको अगर बच्चों की बात आएगी ना, आप कहोगे मुझे एक लात पे भी खड़े कर लो, मैं हो जाऊँगा। मनुष्य अपने बच्चों के लिए ही सब करता है ना। तो मैंने देखा मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है। वो मेरे सामने से कभी मेरी तारीफ नहीं करते, लेकिन वो अंदर से इतना खुश होते हैं। मेरी फैमिली में मैंने देखा है कि जब मैं कोई अचीवमेंट बताती हूँ उनको, अव्वल तो मैं अपनी कभी भी शेयर नहीं करती, और ना ही वो मेरे वीडियोस देखते हैं, और ना ही वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि ये क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है। लेकिन मैंने देखा है कि उनकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। अगर उनकी नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो याद आ रहा है। आपने बताया था पहले कभी कि किसी ने आपको ना, किसी रिश्तेदार ने आपको देखा था कि उन्होंने बोला कि अरे तू तो उस पे आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो लगन की हूँ ना। अपने बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद ही नहीं करती। अब ये आज के वीडियो में मैंने 2-3 चीज़ें शेयर कर दी। मैं हर किसी को बोलती हूँ आप अपने लगन को पहचानो। स्कॉर्पियो जो बहुत छुप के रहने वाले लोग हैं, ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते जीवन में, लेकिन लोग बहुत कुछ कहते हैं इनके बारे में। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बोलना पसंद नहीं करते ऐसे ओपन। तुम बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन ये बोलेंगे ना, उस दिन सामने वाले पर्सन के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि भाई ये क्या ही बोल गई, या क्या ही बोल रहा है ये बंदा। मैंने देखा है कि जब तक किसी लेवल पे नहीं ना शैलेश पहुंचते, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अपने चैनल हम लोग बात कर रहे हैं, मेरी ये ख्वाहिश बहुत टाइम से थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसमें ना मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी के लोगों के सामने लेकर आऊँ। लोग बहुत इसमें गड़बड़ है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ है, सब लोग जानते हैं, है ना। लेकिन मैं इस चैनल के थ्रू वो चीज़ें लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। बेशक हम अपने गेस्ट के थ्रू समझाएं, मैं समझाऊं कि ज्योतिष वो चीज़ नहीं है। ज्योतिष आपके अंदर 360 रोटेशन ला सकता है, आपके पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को बदल सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर काम करिए, अपने बंधन छुड़वाइए, ठीक है। जिस दिन आपके बंधन छूटने शुरू होते हैं ना, आपके ऑरा क्लीनिंग होती है, ऑरा साफ होता है, आपकी तरफ पॉजिटिव लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। आपके बोलने में,
आपके बात करने में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी हर चीज़ में जो है वो चेंज आना शुरू होता है। जिस दिन लोग आपके अंदर ये चीज़ फील करना शुरू कर दें कि भाई यू आर वेरी गुड, मतलब हर व्यक्ति का अपना एक एरिया हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं ज्योतिष की बात करें कहीं भी, लेकिन ज्योतिष वालों को तो बहुत ज़रूरी है अपने पे काम करिए। अगर आप अपने क्लाइंट के सामने जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में 100 में से अगर आप 70% भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके किसी के सामने सोल्यूशन देने के लिए बैठे हो तो आप सही हो, क्योंकि 30% तो हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो पिछला चल रहा है हिसाब किताब, ठीक है, हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत साल पहले से लोग मुझे कहते थे कि तू भाई पंडितानी है क्या, क्योंकि मेरा शुरू से 25 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी में बच्चों के रेमेडीज़ करवाते हुए, वास्तु के चक्कर में डले हुए, तो आधे पंडित तो हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन पंडित वर्ड इज़ नॉट फॉर ज्योतिष। ज्योतिष एक अलग विद्या है, पंडिताचार्य या फिर जो कर्म कांड होते हैं हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हम ये विद्या को सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। बहुत साल पहले बोल दिया था, और मेरी मदर शुरू से कहती कि तेरे को टीचर होना चाहिए था। मैं बहुत मजाक करती थी, ये इतनी छोटी एज में तो मुझे शादी कर दी, फिर बच्चों के चक्कर में अब मेरे को कौन ही टीचर, अब तो अगले जन्म में टीचर बनूंगी। बट जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ानी शुरू करी ना, तो मेरे को पता लगा कि माँ जो बोलती है ना वो दिल से बोलती है। माँ के अंदर आपको कोई चीज़ दिख रही होती है। इसीलिए बोला जाता है चंद्रमा और सूर्य को, पराशरी ज्योतिष में बोला जाता है चंद्रमा और सूर्य को किसी भी प्रकार का 99% कोई दोष नहीं लगता, बिकॉज वो माता और पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चाहे आपके थप्पड़ मार के आपको कोई ब्लेसिंग दे, पर वो लगेगी आपको ज़रूर, है ना। तो इस करके मैंने देखा कि चीज़ें पहले से ही फैमिली बोल रही थी, लेकिन मैंने पहचानी नहीं। लेकिन जब मैंने दशा के अकॉर्डिंग पकड़ा तो समझ में आया कि असल में मेरा तो सारा सार ही इसी से जुड़ा हुआ है, जो मुझे अब लोगों को देना पड़ेगा। मैम एक और चीज़ मेरे को पूछनी है कि जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी का बहुत, भाई लक्ष्मी जी की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहता है, एज अ प्रोफेशन इस चीज़ को लेना चाहता है, तो उसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं? देखिए, ये क्वेश्चन ना आपका बहुत बढ़िया है, और मेरा बहुत मन था कि इसके बारे में बताऊं लोगों को। जैसे मैंने बोला कि आज के समय में फिनेंस बहुत बड़ा एक जो है एरिया है, और एरिया बहुत बड़ा हो चुका है ज्योतिष का। इसमें अगर आज से हम 10 साल पहले बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था कि लोग ऑनलाइन बैठकर कुछ काम कर पाएँ, है ना, ऑनलाइन बैठकर कुछ भी सीख पाएँ। था कुछ आज से 10 साल पहले? कुछ नहीं। ये सब कोविड का कमाल है कि लोगों ने पूरा टर्नओवर कर दिया कहीं ना कहीं, है ना, ऑनलाइन सोशल मीडिया की तरफ। ज्योतिष में आने से पहले लोगों को पहले खर्च करना पड़ता है कहीं ना कहीं, है ना। वो खर्च करने में जो है ना, जो लगता है लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप कोई शिक्षा जब लेने जाते हो तो उसमें आपको गुरु दक्षिणा देनी, ये परंपरा क्यों चलाई। मैंने भी जब सीखा ना, उस समय आप मानोगे नहीं कि पहली बार बेटे ने क्रेडिट कार्ड से ना मुझे कोर्स लेकर दिया। काफ़ी कॉस्टली था। जब मैंने वास्तु सीखा 2016-17 में, काफ़ी कॉस्टली था, मेरी पहुंच से बाहर था। मैं काफ़ी दिन जो है ये सोचती रही कि करूं ना करूं, इतने पैसे हम कहीं और लगा सकते हैं या कुछ। लेकिन मैंने देखा कि जो वो मेरा खर्च था, आज अगर मैं उसको कंपैरिजन करूं, वो मुझे दुख दे रहा था उस समय बहुत कि इतना पैसे का वैल्यू क्या है। लेकिन कभी भी ज्योतिष को सीखने से, ज्योतिष की पहले तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, इसकी कोई फीस हो ही नहीं सकती। लेकिन आप देखेंगे कि आप कोई भी कोर्स करिए, कहीं से भी करिए, ज्योतिष आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, इतना बड़ा जो एस्ट्रोलॉजी का एरिया बन चुका है। कोई भी व्यक्ति आज घर से बैठे बड़ी आसानी से अपना काम भी कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो मेरे जैसे, मैं तो हूँ ही हाउसवाइफ। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसमें आके बहुत लोगों की ब्लेसिंग लेते हो। जैसे मैं कहती हूँ कि कर्म क्या है, कर्म जो है वो मैं भगवान विष्णु के साथ जोड़ती हूँ। कर्म करोगे ना, अगर आप सही तरीके से करोगे, सीखोगे, सही गुरु से सही आप अपनी नॉलेज को यूज़ करोगे, उसको बढ़ाओगे, है ना। गुरु आपको 4 लाइनें सिखा सकता है, स्टूडेंट का काम है उस 4 से 40 बनाना, उसको एक्सपेंड कैसे करना है नॉलेज को। वही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होनी चाहिए। जब आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो या करोगे तो आप जीवन में ज्योतिष के थ्रू नाम, पैसा, हर चीज़ को
पॉजिटिवली ब्लेसिंग्स के साथ कमा सकते हो। ये मेरा अपना मानना है। अगर मैंने कमाई है तो मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों लाखों लोग हैं जो कमा सकते हैं, कर सकते हैं। बस सही तरीके से करिए, एथिकली करिए, नैतिक मूल्य के साथ करिए। तो हम धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ज्योतिष का एक बड़ा योगदान होगा। यस, डेफिनेट। अभी आने वाले समय में आप देखना ये कितना बड़ा जो है लोगों को ये इसमें आने का मौका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की तरफ से वजह से, सॉरी, कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एथिकली काम करिए। नैतिक मूल्य ही है जो ज्योतिष में जुड़े रहने के लिए सबसे बड़ी शर्त है। आप जितना अपने आप को, 3 वर्ड हमने बहुत बड़े यूज़ कर लिए, सहजता, सरलता और समर्पण, अगर इस पे चलते हो, जो खर्च कर दिया, जो आपने सीख लिया, समर्पित होकर आगे बढ़िए और सीखते रहिए जीवन में। मैम एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। सब जगह इसकी बहुत चर्चा है कि ये मंगल का साल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंगल का साल है तो मंगल देव जो है वो कालपुरुष कुंडली के पहले घर के लॉर्ड है। हम ज्योतिष के विद रिस्पेक्ट ही बात करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब पहला घर जो होता है वो क्या होता है? हमारी फिजिक का है, हेल्थ का है, एग्रेशन का है, कमांडिंग का है, आपकी ऊर्जा का है, ठीक है, और अष्टम का भी है। आप मंगल को कैसे यूटिलाइज करते हो वो देखो। बस आपके चार्ट में मंगल की एनर्जी कैसी है वो देखिए आप। लोगों ने तो बहुत कुछ बोल रखा है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर अंतिम नंबर है। अगर 1 से 9 की आप कैटेगरी लोगे तो 9 नंबर अंतिम नंबर है, और ये नंबर आपको असल में बताता है कि भाई एक्शन का रिएक्शन आपका कहाँ पे होना चाहिए। आप अपनी हेल्थ पे काम करिए, अपनी, अगर आपकी कोई भी लिटिगेशन है, अपने सिबलिंग्स माफ़ करिए। मुझे ऐसे लगता है ये जो साल है, लड़ाई झगड़ों से बच के रहना चाहिए। किसी भी तरह के खून खराबे, किसी भी तरह के एग्रेशन से, गुस्से से बच के रहना चाहिए। अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव साइड पर लेकर जाइए। ये साल कुछ नहीं कहेगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फ्री नहीं है आपको कुछ भी कहने के लिए। आप अपनी एक्शन पे देखिए, ठीक है। तो हेल्थ एंड अपनी लाइफ में कोई भी रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचिए। थैंक यू मैम। आपने अपने उन पहलुओं को भी बताया जो अभी तक अछूते थे, सिर्फ नॉलेज नहीं थी, और हमने आपसे आज फिर से कुछ और सीखा। और सेज एस्ट्रो के चैनल पर हम और भी एक्सपर्ट्स को आपके लिए बुलाएंगे, आप उनसे भी सीखेंगे। और हर चीज़ के न जाने कितने एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सोचा जा सकता है। और फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो हमारी फाइनल लर्निंग आज की यही है, सरलता, सहजता और समर्पण भाव जब तक हम लोग अपने अंदर रखेंगे, हम अपने आप को एक बेटर कैंडिडेट बनाएंगे कि यूनिवर्स की कृपा हम पर बनी रहे।